नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल से बंधी एक डोर। और दोस्तों, इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोनों पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, लिंक उनका जा कर के ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अखिल प्रज्ञा की इजाज़त के बिना उसे छूना नहीं चाहता था, इसलिए दूर से उसे निहारने लगा और अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर जल्दी से वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद मुंह दिखाई के लिए औरतें आने लगी। दीक्षा और वंदना प्रज्ञा को तैयार करके नीचे हॉल में ले आई। कोकिला जी ने प्रज्ञा को देखा तो उसके पास आ गई। प्रज्ञा को सिर से पैर तक देखने लगी। प्रज्ञा ने रानी कलर की बहुत ही खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और पूरे 16 श्रृंगार करके बिल्कुल अप्सरा दिखाई दे रही थी। कोकिला जी ने प्रज्ञा के सिर के ऊपर एक झीना और बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा उड़ा दिया और आंखों तक वो दुपट्टा कर दिया। कोकिला जी ने प्रज्ञा के कान के पीछे काजल का एक टीका भी लगा दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। प्रज्ञा घूंघट के अंदर से ही हल्के से मुस्कुरा दी। मुंह दिखाई का प्रोग्राम घर के हॉल में था। घर के सारे मर्द दूसरी तरफ थे, पर अखिल ऊपर खड़ा होकर सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद मुंह दिखाई का प्रोग्राम शुरू हो गया। फंक्शन में आई सभी औरतों ने बारी बारी से प्रज्ञा का चेहरा देखकर उसे तोहफे दिए। सब प्रज्ञा की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। कुछ घंटों बाद फंक्शन खत्म हुआ। फंक्शन में आए सभी मेहमान खाना खाकर वापस चले गए। रात को सबने खाना खाया। फिर कोकिला जी ने प्रज्ञा के हाथों में जड़ाऊ कंगन पहनाए। प्रज्ञा झुककर कोकिला जी के पैर छूने लगी, तो कोकिला जी ने प्रज्ञा को झुकने नहीं दिया और अपने गले से लगा लिया। बेटा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, मेरे बिट्टू की जीवन संगिनी हो। मैं अपना बेटा आज से तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरे बेटे का नाम टॉप बिजनेसमैन में आता है, पर वो बहुत भोला है। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार है, इसलिए अपना और उसका दोनों का ध्यान रखना। दीक्षा बेटा, प्रज्ञा बेटा को उसके कमरे में ले जाओ, थक गई होगी ये। दीक्षा प्रज्ञा को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप अब आराम करिए, कल आपको पगफेरे के लिए भी जाना है। वंदना कमरे को देख रही थी। उसे याद आया कि प्रज्ञा और अखिल का कमरा उसने और पंकज ने सजाया है। वंदना उस पल को याद करने लगी जब पंकज ने बेड पर गुलाब की सुर्ख लाल पंखुड़ियों से एक दिल बनाया और उसमें A&P लिखा। बेड की साइड में मोगरे के ताजा फूलों की लड़ियां लटका दी। पूरा कमरा मोगरे के फूलों की खुशबू से महक उठा। प्रज्ञा को मोगरे के फूल बहुत पसंद थे। खुशबूदार मोमबत्ती को बड़े बड़े कांच के बर्तनों में जला दिया। कमरे का पूरा माहौल बदल गया, बिल्कुल रोमांटिक हो गया। धीमी आवाज में म्यूजिक प्लेयर में गाने चल रहे थे। मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी, क्योंकि पंकज मुझे बड़े गौर से देख रहा था। पंकज की नजरों की गर्माहट मेरे दिल को पिघालने लगी। जाने क्यों मैं पंकज की तरफ झुकाव महसूस करने लगी। मेरे अंदर जैसे बुलबुले उठ रहे थे। हाय, मैं ये क्या सोच रही हूँ। सुहागरात तो बिट्टो की है और मैं, धत, पागल हो गई हूँ मैं, बिल्कुल, कहकर बड़बड़ाने लगी। तुम अपने साथ मुझे इमेजिन कर रही हो ना? बोलो। मुझे अपने कंधे पर पंकज की गर्म सांसें महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पंकज मेरे पीछे खड़ा था और मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। मैं पीछे मुड़कर पंकज की आंखों में देखने लगी। एक अलग सी चमक दिख रही थी उसकी आंखों में। मैं पंकज को अपने इतना करीब देखकर घबरा गई और पीछे हटने लगी तो पंकज ने मेरी कलाई पकड़ ली। तुम मुझे देखकर घबरा क्यों जाती हो? तुम्हें मैं भूत नजर आ रहा हूँ जो तुम इस तरह से कांप रही हो? मैं तो सच में कांप रही थी पंकज की नजदीकी से। वो, आप, मैं, मेरी तो जुबान पर जैसे ताला लग गया। मैं कमरे से जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए मैं कमरे के बाहर जाने लगी तो पंकज ने मेरी कलाई पकड़कर अपने करीब कर लिया और मेरे दोनों हाथ उसके कंधे पर चले गए। पंकज ने
मेरे चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उँगलियों से पीछे किया, तो उसकी उँगलियाँ मेरे चेहरे को छू गई और जैसे मुझे नशा सा चढ़ने लगा। पंकज के छूने से और मेरी आँखें खुद ब खुद बंद हो गई। आई लव यू वंदना। मैंने एकदम से अपनी आँखें खोल दी और पंकज को हैरत से देखने लगी। मेरे लिए ये सब अप्रत्याशित था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी माई बिलव्ड वंदू? मुझे तो चक्कर आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं। वंदू, तुम मेरे बारे में सब जानती हो और मैं तुम्हारे बारे में। तो बोलो, तुम मेरे साथ अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी बिताओगी? मैं अब कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं क्या बोलूँ। तुम आराम से सोच कर बता देना, मना भी कर सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया तो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। अब बाहर चलते हैं, कहकर पंकज दरवाजे की तरफ जाने लगा, तो मैंने पंकज की हथेली पकड़ ली। क्या सारी उम्र मुझे झेल लोगे तुम? पंकज पीछे मुड़कर हैरत से मुझे देखने लगा और एक पल में ही मुझे अपने पास खींचकर अपने गले से लगा लिया। मैं सारी उम्र तुम्हें झेलने के लिए तैयार हूँ श्रीमती पंकज। और कहकर वो हंसने लगा। आई लव यू सो मच पंकज, कहकर मैंने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओ मैडम, कहाँ खो गई हो? और ये अकेले अकेले मुस्कुराए जा रही है, क्या बात है, हमें भी बताओ। मैं दीक्षा की आवाज़ सुनकर वापस अपनी दुनिया में लौट आई। प्रज्ञा और दीक्षा मुझे शक की निगाहों से देखने लगी। दीक्षा, सच सच बताओ, क्या बात है, वरना मैंने अपने तरीके से पता किया ना तो फिर बहुत पछताओगी। वंदना अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेटने लगी। मैंने मैं और पंकज, इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। दीक्षा जोर से चीखने लगी, मतलब पंकज भाई और तुम एक साथ? वाओ! कहकर पूरे कमरे में नाचने लगी। प्रज्ञा वंदना को घूरने लगी। ये क्या चक्कर है, कोई मुझे बताएगा? तो वंदना ने सारी बात बताई तो प्रज्ञा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वंदना, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, मुझे भी पता नहीं चला। तुझे क्या बताती मैं, अचानक से ही इजहार हो गया बस। प्रज्ञा ने वंदना को अपने गले से लगा लिया। बहुत खुश हूँ मैं तेरे लिए। तभी दीक्षा भी दोनों के गले लग गई। वाह! आज अखिल भाई की सुहागरात है और पंकज भाई ने अपनी सुहागरात मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। तीनों हंसने लगी। कुछ देर बाद दीक्षा और वंदना प्रज्ञा को ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चली गई। प्रज्ञा के मन में एक घबराहट पैदा हो गई। वो अभी इन सब बातों के लिए तैयार नहीं थी। यही सब बातें सोचते सोचते वो सो गई। कुछ देर बाद अखिल अपने कमरे में आया तो अपने कमरे का बदला हुआ हुलिया देखकर मुस्कुरा उठा। दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर आ गया। जब प्रज्ञा पर नजर गई तो वो बेड के एक कोने में सो रही थी। अखिल ने उस पर चादर डाल दी और खुद सोफे पर आकर बैठ गया, जहां से प्रज्ञा का चेहरा दिखाई दे रहा था। अखिल ने पूरी रात प्रज्ञा को निहारते हुए काटी और उसे देखकर प्यार से मुस्कुराता रहा। प्रज्ञा की अगली सुबह पगफेरे के लिए अपने घर जाना था, इसलिए प्रज्ञा जल्दी से उठ गई। प्रज्ञा की नज़र जब सोफे पर सो रहे अखिल पर गई, तो कुछ पलों के लिए प्रज्ञा की नज़रें अखिल पर ठहर सी गई। अखिल पेट के बल सोफे पर सो रहा था। अखिल का एक पैर सोते हुए सोफे से फर्श पर लग रहा था। चौड़े ललाट पर बिखरे हुए बाल अखिल को बहुत ही दिलकश बना रहे थे। अब इतने लंबे चौड़े कद काठी का मालिक भला सोफे पर कैसे एडजस्ट हो पाता? प्रज्ञा कुछ पल के लिए अखिल को निहारती रही, पर दूसरे ही पल पूरब की यादें प्रज्ञा के दिलो दिमाग पर हावी हो गई। कोकिला जी ने दीक्षा के हाथों प्रज्ञा के लिए गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी, गहने और 16 श्रृंगार का सारा सामान भिजवा दिया। दीक्षा अखिल के कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे पर नोक करने लगी। भाभी, दरवाजा खोलिए, माँ ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। प्रज्ञा अखिल को निहार रही थी। दीक्षा की आवाज़ से प्रज्ञा जैसे नींद से जागी और दरवाज़ा खोलने लगी। दीक्षा के दोनों हाथों में सामान था। प्रज्ञा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और दीक्षा के हाथों से सामान लेकर कमरे में एक साइड में रख दिया।
दीक्षा ने लंबी सांस ली। हाय रब्बा, मैं नन्ही सी जान और मुझ पर इतना भार डाल दिया। दीक्षा की नौटंकी देखकर प्रज्ञा मुस्कुरा दी। प्रज्ञा, किसने कहा था इतना बाहर अधिक सामान उठाने के लिए आपको? दीक्षा ने मुंह बना लिया। आपकी प्यारी सासू माँ ने। प्रज्ञा फिर से मुस्कुरा दी। आप मेरा मजाक उड़ा रही है ना? दीक्षा की नौटंकी अब शुरू हो गई थी और ननद भौजाई मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसने की आवाज सुनकर अखिल की नींद खुल गई और अधखुली आंखों से प्रज्ञा की खिलखिलाहट वाली हंसी सुनकर अखिल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अखिल तो बस प्रज्ञा की हंसी में ही खोकर रह गया। दीक्षा की नज़र जब अखिल पर पड़ी तो अखिल झुट-मुट में सोने का नाटक करने लगा। भाई के सोने का तरीका भी अलग है, पर ये सोफे पर क्यों सो रहे हैं? इतना बड़ा बेड है, मखमली बिस्तर है और ये छोटे से सोफे पर सो रहे हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता। प्रज्ञा दीक्षा की बात सुनकर चुप हो गई। तभी कोकिला जी ने दीक्षा को आवाज लगाई। दीकू, सामान दे दिया भाभी को? तो नीचे आ जा। और हाँ, प्रज्ञा बेटा को कहना जल्दी से तैयार हो जाए। आज पहली रसोई की रस्म भी करनी है उसे। और तू मेरी मदद कर आके रसोई में। दीक्षा ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। भाभी, मेरी बकबक ऐसे ही चलती रहेगी। मैं तो चली, वरना आज नाश्ते में मुझे माँ की डांट खाने को मिलेगी। और आप जल्दी से तैयार हो जाइए। भाभी, पंकज भाई आपको आपके पीहर ले जाने के लिए आ रहे हैं। दीकू, कोकिला जी ने फिर से आवाज लगाई। दीक्षा अपने सिर पर पैर रखकर भागी और प्रज्ञा दीक्षा को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रज्ञा नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद प्रज्ञा बाथरूम से नहा कर आ गई। प्रज्ञा आईने के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को झाड़ने लगी तो बालों में से पानी की बूंदें सोफे पर सो रहे अखिल पर पड़ गई, क्योंकि सोफा ड्रेसिंग से ज्यादा दूर नहीं था। अखिल की आंखें खुल गई। वो प्रज्ञा को अपलक देखने लगा, परंतु प्रज्ञा इस बात से बेखबर होकर तैयार हो रही थी। बाल सुखाने के बाद जब उसे साड़ी पहननी थी, आज साड़ी पहनने के लिए वंदना यहाँ नहीं थी। अब मैं ये साड़ी कैसे पहनूं? प्रज्ञा मन ही मन सोच रही थी। एक बार उसने सोचा कि वंदना को बुला लेती हूँ। फिर उसने अपने आप से कहा, नहीं, यहाँ अखिल जी सो रहे हैं और वंदना का इस तरह आना उन्हें पसंद नहीं आएगा शायद। तो क्या करूं? उसने एक बार पलटकर अखिल की तरफ देखा, क्योंकि उसे पेटीकोट ब्लाउज पहनने के लिए शर्म आ रही थी। जब उसने देखा कि अखिल अभी सो रहा है तो वह निश्चिंत हुई और फटाफट से ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर आ गई और साड़ी भी लपेटने लगी। वह बार बार प्लेट डाल रही थी और प्लेट फिर से हाथ से छूट जाती। फिर प्लेटें डालती, फिर हाथ से छूट जाती। यह सब करते हुए अखिल उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। वह सोच रहा था कि क्या मुझे प्रज्ञा की मदद करनी चाहिए या दीक्षा को बुला लेना चाहिए। वह प्रज्ञा की मदद कर देगी। तभी अखिल ने अंगड़ाई लेते हुए जमाई ली। अखिल की जमाई की आवाज़ सुनकर प्रज्ञा ने तुरंत ही साड़ी से अपने आप को कवर कर लिया। फिर अखिल ने कहा, क्या मैं मदद करूं? वैसे मुझे साड़ी पहनाना आता नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं दीक्षा को बुलाता हूँ। वह तुम्हें आराम से तैयार कर देगी। जब तक मैं भी नहा धोकर फ्रेश होता हूँ, तब तक दीक्षा तुम्हें साड़ी पहनाकर तैयार कर देगी। इतना कहकर अखिल ने दीक्षा को आवाज लगाई, दीकू, एक बार ऊपर आना तो। अखिल की आवाज सुनकर दीक्षा बोली, हाँ भाई, बस अभी आई 2 मिनट में। मम्मी, भाई मुझे ऊपर बुला रहे हैं, शायद कोई काम होगा, मैं आती हूँ। वह कहकर कहकर दीक्षा अखिल के रूम की तरफ जाने लगी। हाँ बेटा जा, और प्रज्ञा बेटा को शायद साड़ी पहननी नहीं आती होगी, तो उनको भी तैयार करके ले आना। उसे बेचारी को कहाँ साड़ी पहनना आती होगी, पहली बार पहन रही होगी, तो थोड़ा उनकी भी हेल्प कर देना। हाँ मम्मी, कहकर दीक्षा अखिल के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। अखिल अपना टॉवल उठाकर बाथरूम में घुस गया। तभी दीक्षा के रूम में प्रवेश किया और उसने प्रज्ञा को साड़ी पहनाने में मदद की।
कुछ देर बाद प्रज्ञा 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई। लाल बनारसी साड़ी, लंबे बालों का बड़ा सा जूड़ा जिसे मोगरे की कलियों से सजाया गया था, मांग में भरा लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, मेहंदी भरे हाथ और उसमें लाल रंग का चूड़ा, पैरों में बिछिया और साथ में पायल। प्रज्ञा 16 श्रृंगार करके आज गड़ब गजब ढा रही थी। जैसे ही अखिल नहाकर बाथरूम से बाहर आया, उसकी नज़र प्रज्ञा पर पड़ी, जो उसके पैर वहीं रुक गए। प्रज्ञा को देखकर अखिल के दिल में सोए अरमान जाग गए। क्यों दूरियां हैं दरमियान तेरे मेरे, जब मोहब्बत बेपनाह करते हैं एक दूसरे से। और प्रज्ञा तैयार होकर जैसे पीछे मुड़ी तो अखिल ने जल्दी से अपनी आंखें घुमा ली और अपने बाल सुखाने का नाटक करने लगा। प्रज्ञा ने अखिल को देखा और अपने सिर पर पल्लू करके दरवाजा बंद करके नीचे कोकिला जी के पास रसोई घर में आ गई। प्रज्ञा के कमरे में जाने के बाद अखिल शीशे के पास खड़ा था। अखिल के बाल उसके ललाट पर बिखरे पड़े थे और होठों पर मुस्कुराहट। जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी जिंदगी में प्यार के रंग भर दिए हैं आपने। इश्क हो गया है आपसे प्रज्ञा जी। अब तो हर शह में आप ही नजर आती हैं मुझे। आपके बिना मेरे दिल को एक पल आराम नहीं मिलता। दीवाना कर दिया है आपने मुझे। आई लव यू प्रज्ञा जी। आई रियली डू। ये बात बहुत जल्दी से मैं आपसे कहूँगा और आप भी मुझसे इजहार इश्क करेंगी। उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे, जब आप खुद मेरी बाहों में आकर छुप जाएंगी। अखिल अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहा था और साथ ही साथ मुस्कुरा रहा था। प्रज्ञा रसोई घर में कोकिला जी के पास आ गई और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। कोकिला जी ने प्रज्ञा के माथे को चूम लिया और उसकी नज़र उतारी। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तुम बेटा। प्रज्ञा बस मुस्कुरा दी। माँ, क्या बनाऊं नाश्ते में? कोकिला जी कुछ कहती उससे पहले ही दीक्षा बीच में बोल पड़ी। भाभी, आप भैया की पसंद का कुछ बनाइए। प्रज्ञा सोच में पड़ गई। मैंने तो अखिल से शादी से लेकर आज तक बात ही नहीं की, तो फिर मुझे उनकी पसंद के बारे में कैसे मालूम होगा? अब क्या करूं मैं? दीक्षा, भाभी, क्या सोचने लगी आप? प्रज्ञा, दीक्षा की आवाज़ सुनकर अपनी सोच से बाहर आई। माँ, वो ये कोकिला जी, अरे बेटा, इतना घबरा क्यों रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। दीक्षा ने कहा। भाभी, आप भी ना कितना सोचती हैं। भैया से मिले अभी 2-4 दिन ही तो हुए हैं आपको, और आप दोनों के बीच में उतनी बातें भी तो कहाँ हुई होंगी कि आप उनकी पसंद या फिर अपनी पसंद बता सको। बट डोंट वरी, हम हैं ना यहाँ पर। आप मटर की कचौड़ी, खजूर की चटनी के साथ और आलू की रस्सेदार सब्जी और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दीजिए। भैया की फेवरेट चीज़ें हैं ये सब। ये भैया से अगर कोई बात मनवानी हो तो भैया को ये सब चीज़ें बनाकर खिला दीजिएगा। भैया आपका कहा कभी नहीं टालेंगे। दीक्षा ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, और हाँ भाभी, भैया को कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है। वो जब भी चाय पीते हैं तो कुल्हड़ में ही पीते हैं। भैया में ये खास बात है। ओह, बातों की दुकान। अब अपनी भाभी की मदद कर नाश्ता बनाने में। कोकिला जी ने दीक्षा को प्यार से झिड़कते हुए कहा। बक बक बिल्कुल नहीं, कहकर वहां से चली गई। दीक्षा प्रज्ञा को देखकर मुस्कुरा दी। दोनों नंदन भावज एक दूसरे के हाईफाई देकर कहने लगी, तो हो जाए शुरू। इतना कहकर प्रज्ञा ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोस लिया। दोनों ननद भौजाई ने मिलकर 2-3 घंटे में नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा दिया। दीक्षा, नाश्ते की खुशबू से पूरा घर महक रहा है भाभी। तभी अखिल के मम्मी पापा नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। कोकिला जी, दिक्कू, अपने भैया को बुलाकर लाओ और बताओ कि नाश्ता तैयार है, और आकर के खुद नाश्ता कर ले। दीक्षा, ओके मम्मी, कहकर अपनी कुर्सी से उठने लगी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अखिल नजर आया। माँ, भैया आ गए हैं। प्रज्ञा की नज़र अखिल पर ठहर गई। सफ़ेद कुर्ते पजामे में अखिल बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहा था।
हाथ में एक चांदी का कड़ा और गले में सोने के चैन में रुद्राक्ष पहना हुआ था। अपने कुर्ते की बाजुओं को फोल्ड करते हुए आकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। प्रज्ञा की नज़र अखिल के माथे पर गई। अखिल के ललाट पर बिखरे बाल अखिल को बहुत ही दिलकश बना रहे थे। चेहरे पर हल्की-हल्की ग्रीन बियर्ड्स आँख अखिल की पर्सनैलिटी को चार चाँद लगा रही थी। दीक्षा मुस्कुराते हुए, भैया आज तो आप कमाल लग रहे हो। अखिल बस हल्के से मुस्कुरा दिया और प्रज्ञा की तरफ देखने लगा। तो प्रज्ञा दुनिया को भूलकर अखिल को देख रही थी। तो अखिल के दिल में इश्क की सुरीली तान बजने लगी। प्रज्ञा का इस तरह से उसको देखना अखिल के दिल में जज्बात जगा गया। कोकिला, प्रज्ञा बेटा तुम भी बैठो, खड़ी क्यों हो? प्रज्ञा ने कोकिला जी की आवाज़ सुनाई दी तो उसे एहसास हुआ कि वो कब से अखिल को एकटक देखे जा रही है। प्रज्ञा को बहुत अजीब सा लग रहा था और वो इधर उधर देखने लगी। माँ, मैं सबको नाश्ता परोसती हूँ, कहकर सबको नाश्ता परोसने लगी। अखिल ने जब अपनी प्लेट में सब अपनी पसंद की चीज़ें देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। दीक्षा, भैया भाभी ने सब आपके लिए बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। अखिल ने खाने का एक कोर अपने मुंह में डाला तो सब अखिल के चेहरे की तरफ देखने लगी कि अखिल अब क्या कहेगा। अखिल सबके चेहरों के हाव भाव देखकर हंस दिया और ये नहीं बताया कि खाना कैसा बना है और फिर खाना खाने पर फोकस करने लगा। सबने प्रज्ञा के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ की। करण जी ने प्रज्ञा को नेग में नगद राशि दी और आशीर्वाद दिया। कोकिला जी ने प्रज्ञा को नेग में कुंदन का सेट और दीक्षा ने उनकी शादी के फोटोज का बहुत बड़ा कोलाज फ्रेम दिया। तभी पंकज भी आ गया। वाओ, नाश्ता टाइम, कहकर सबके साथ नाश्ता करने बैठ गया। पंकज ने नाश्ते में सब कुछ अखिल की पसंद का देखा तो कहने लगा, वाह भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। अब हर रोज अपनी पसंद का खाना खाने को मिलेगा तुझे। प्रज्ञा पंकज को नाश्ता परोसने लगी। भाभी, बीड़ू बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसी सुशील सुंदर लड़की इसे मिली, वरना मुझे तो लगता था कि ये भी सलमान खान की तरह कुंवारा रहेगा। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, पर आप पहली ही नज़र में इसे भा गई। प्रज्ञा को पंकज की बातें सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा था, पर सबके सामने वो फीका सा मुस्कुरा दी। दीक्षा, पंकज भाई आप चिंता मत करो, आपको भी बहुत जल्द अपने हाथों से ऐसे ही खाना बनाकर खिलाने वाली आ रही है। मिलने जा रहे हैं आज आप अपनी होने वाली से। सब दीक्षा को अचंभे से देखने लगी, सिर्फ प्रज्ञा को छोड़कर। इधर दीक्षा की बात सुनकर पंकज का खाना उसके गले में अटक गया और वो खांसने लगा। अखिल ने पंकज की पीठ थपथपा दी और उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पंकज सबकी ओर देखने लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी करण जी बोले, क्या मतलब है तुम्हारा दिक्कू? दीक्षा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और बोली, कुछ नहीं पापा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और ही करके हंसने लगी। अच्छा तुम खाओ, मेरा हो गया। करण जी डाइनिंग टेबल से उठते हुए बोले और बाहर चले गए। करण जी के जाने के बाद दीक्षा और पंकज ने राहत की सांस ली। पंकज उसे घूरने लगा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा चुहिया। अखिल पंकज को देखकर, क्या कह रही है दिक्कू, कुछ बताएगा? पंकज की तो जैसे सांसें ही रुक गई। वह क्या कही सबके सामने, यही सोचने लगा। बुरा फंसा पंकज, अब क्या करेगा? ये सब मिलकर तेरी चटनी बना देंगे। दीक्षा पंकज की हालत देखकर हंसने लगी और सबको सच बता दिया। तो अखिल घूर कर पंकज को पूछने लगा और उसे पकड़ने लगा। पंकज और अखिल पूरे हॉल में नाचने लगे। अखिल ने आखिर में पंकज को पकड़ लिया। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं, अखिल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। पंकज ने अखिल का हाथ पकड़ लिया। यार, मुझे खुद पता नहीं चला कि कब कैसे क्या हो गया। अखिल मुस्कुरा दिया।
और पंकज को अपने गले से लगा लिया। यार, वंदना बहुत अच्छी लड़की है, तुझे वो हमेशा तुम दोनों खुश रहोगी। पंकज, अखिल एक दूसरे के गले लग गए। कोकिला जी, हम सब भी बहुत खुश है पंकज बेटा तुम्हारे लिए। पंकज कोकिला जी के पास आकर उनके गले से लग गया। आंटी, आप मम्मी पापा से मेरे और वंदना के रिश्ते की बात करना, मैं नहीं कर पाऊंगा उनसे बातें। कोकिला जी ने मुस्कुराते हुए पंकज के सिर पर हाथ रख दिया। हम सब तुम्हारे घर चलेंगे, वंदना और तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। पंकज कोकिला जी से दूर हो गया। आप बहुत अच्छी हैं आंटी। कोकिला जी मुस्कुराते हुए, मस्का मत लगा मुझे, प्रज्ञा की मदद भी ले सकता है तू। अच्छा सुन, ये तोहफे और मिठाइयाँ हैं, बहू के साथ बहू के पीहर जाएंगी। तुम इसे गाड़ी में ले जाकर रखो, मुहूर्त में ही यहाँ से निकलना है। पंकज और दीक्षा सारा सामान उठाकर गाड़ी में रखने के लिए बाहर ले आए। कोकिला जी, बेटा तुम भी जाओ, अपना सामान लेकर आ जाओ, वरना देर हो जाएगी तुम्हें जाने में। प्रज्ञा, जी माँ, कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। प्रज्ञा को जाते देख अखिल का दिल भी धक से रह गया। अखिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल उसके सीने से निकाल कर बाहर रख दिया हो। प्रज्ञा के जाने के बाद अखिल अपने कमरे की तरफ दौड़ा और प्रज्ञा कमरे के अंदर अपना सामान पैक कर रही थी। तभी अखिल ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। प्रज्ञा अखिल की मौजूदगी को महसूस करने लगी तो सामान पैक करते हुए प्रज्ञा के हाथ कांपने लगे। प्रज्ञा ने कुछ पल रुककर अखिल को देखा, फिर कमरे की दीवारों की ओर जाने लगी तो अखिल ने प्रज्ञा की कलाई पकड़ ली। प्रज्ञा अखिल के छूने से सिहर उठी, पेट में गुदगुदी सी होने लगी। अखिल की छुअन प्रज्ञा को मखमली सा एहसास दिलाने लगी, पर अखिल के निस्वार्थ प्रेम के सामने प्रज्ञा नहीं झुक पाई, क्योंकि अखिल के प्यार पर पूरब के प्यार की यादें भारी पड़ गई। प्रज्ञा बिल्कुल जड़ होकर खड़ी हो गई। मुझसे कोई खता हो गई है क्या प्रज्ञा, जो आप मुझे अनदेखा करके यहाँ से जा रही हैं? अखिल ने सामने आते हुए कहा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।